सही बोल रहा हूँ, बहुत साफ दिख रहा है। हाँ। मतलब उसका सेटिंग से। हेलो, कैसे हो बच्चों? मैं जुगलेश्वर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 10 के एक चैप्टर है, उसका नाम है त्रिभुज। चैप्टर नंबर है 6, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं बेटा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए त्रिभुज कहते किसे है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं बेटा? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है और बाहर के कोणों का योग है वो 360 डिग्री होते हैं। इन बेसिक बातों के बारे हम खूब पढ़ चुके हैं बेटा। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, ये भी हमें पता है। अब आज हम पढ़ेंगे सर्वांग समता और समरूपता के बारे में कि सर्वांग समता क्या होता है और समरूपता क्या होता है। इनके बारे में हम बेसिक से पढ़ेंगे बेटा। सर्वांग समता क्या होता है और समरूपता क्या होता है, हमें कैसे कौन कौन सी आकृति है वो सर्वांग सम दिखती है और कौन सी आकृति है वो समरूप दिखती है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए इसका, देखो इससे क्या बनता है, किससे बना है ये शब्द? सर्व प्लस अंग प्लस समान, यानी जिसके सभी अंग समान हो, ऐसा कोई त्रिभुज लेंगे जिनके सभी अंग समान हो। अंग का मतलब त्रिभुज के या तो एंगल होंगे या क्या होगी, साइड होगी, या कोण या भुजा होगी। एंगल तो एंगल मतलब कोण, 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होते हैं, उनमें से कोई चीज है वो समान होगी। अब कुल कितने अवयव होते हैं त्रिभुज के? 6 अवयव। 3 कोण होते हैं और 3 क्या होती है, भुजा होती है। तो हमें अगर त्रिभुज के सब कुछ बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाता है, सर्वांग सम हो जाता है। जिनके सभी अंग क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाता है, सर्वांग सम कहलाता है। और सर्वांग सम का जो सिंबल है वो ये है बेटा, और इसे इस सिंबल से ही इसे दर्शाया जाता है बेटा। ये सर्वांग सम नाम है, नहीं लिखा जाता है, इसे प्यार से हम कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। और ये है बेटा समरूप। ये क्या है, समरूप। समरूप है जिनका रूप समान हो, छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन इनका रूप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, समरूपता बोलते हैं। तो इसे नाम से बना हुआ है सम प्लस रूप, जिनका रूप समान हो वो क्या होता है, समरूप होता है। इनके समरूप सिद्ध करने के, सर्वांग सम सिद्ध करने के कुछ न कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं। इन नियमों के बारे में भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, और इसे प्यार से सिमिलर बोलते हैं। देखिए अब मैं आपको इसके कुछ नियम है उनके बारे में बता देता हूं फटाफट। उसके बारे में हम एक आधारभूत समानुपाती पर में उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है ट्रिपल एस रूल। एस का मतलब यहाँ पे साइड है बेटा, क्या है, साइड है। अगर दो ऐसे कोई त्रिभुज हो जिनकी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाएं बराबर हो जाती है तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाता है। 2 नंबर पे बात ये बेटा कि एस रूल। एस रूल का मतलब ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं और दूसरे त्रिभुज के संगत 2 भुजाएं और इन दोनों भुजाओं के द्वारा अंतरित कोण और दूसरे त्रिभुज का भी दोनों भुजाओं के द्वारा अंतरित कोण अगर बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो, सर्वांग सम होगा। सॉरी, क्या होगा, सर्वांग सम होगा। नंबर 3 पे बेटा ए रूल। अगर किसी त्रिभुज, ए का मतलब है एंगल, एस का मतलब साइड, तो अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण और 1 भुजा, अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण और 1 भुजा अगर बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाता है। नंबर 4 RHS नियम। आर का मतलब बनता है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का कोण, समकोण। और एच का मतलब बना है यहाँ पे हाइपोटेन्स यानी कर्ण। एस का मतलब बना है साइड, भुजा। अगर किसी त्रिभुज का
कर्ण, समकोण और भुजा, एक समकोण 90 डिग्री का कोण हो, एक उसका कर्ण हो और एक कोई भुजा हो, वो अगर बराबर आ जाए तो वो त्रिभुज भी क्या कहलाएगा, सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ये बेटा 4 इसके नियम है सर्वांग सम सिद्ध करने के। और इसमें कम से कम कितनी बात चाहिए, आधी बात, मतलब कितने अवयव होते हैं, 6 अवयव होते हैं। 3 कोण होते हैं और 3 क्या होती है, भुजा होती है। तो कुल अवयव कितने होंगे, 6 होंगे। 6 में से आधे मतलब 3 अगर बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज है वो क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब देखिए अगर किसी त्रिभुज के वो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए, अगर कोई त्रिभुज क्या हो जाए, सर्वांग सम हो जाए, तो उसके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होगी, जब वो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा। इसके बाद हम पढ़ रहे बेटा समरूपता के बारे में। समरूपता के कितने नियम हैं, सिमिलर के पहला है ट्रिपल ए नियम। अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो, अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। कैसे कि मैंने 2 त्रिभुज लिया, इसका 50 डिग्री है, इसका कितने डिग्री है, 60 डिग्री है, और दूसरा भी त्रिभुज लिया है, इसका भी ये 60 डिग्री है और ये कितने डिग्री है, 50 डिग्री का है। ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के अंतः कोणों का योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इन दोनों का योग किया तो 110 डिग्री, ये कितने डिग्री आ गया, 70 डिग्री, ये भी कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। यानी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ये क्यों होता है, ये भी बात हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, उसमें बताया हुआ है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग है वो 180 डिग्री क्यों होता है। अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर आ जाए तो वह त्रिभुज क्या होगी, समरूप होगी। तीसरा कोण है वो बराबर सिद्ध करने की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा नियम है बेटा ट्रिपल एस रूल। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाएं समानुपाती में आ जाए तो वह त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। और समानुपाती का मतलब क्या होता है बेटा, जिनके अनुपात क्या आ जाए, समान आ जाए, इसीलिए वो क्या बोला जाता है, समानुपाती में। नंबर 3 में है बेटा देखो SAS रूल। SAS रूल में अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं, संगत 2 भुजाएं समानुपाती में हो और उसके द्वारा अंतरित कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप त्रिभुज कहलाता है। ये बेटा मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया है और उससे आप चैप्टर में क्या करोगे, सेव लोगे। इसके बारे में बेसिक से हमने और वीडियो बनाए हुए हैं और उसमें बहुत ज्यादा बेसिक से हमने पढ़ा है। अब यहाँ शुरू कर रहे हैं तो बेसिक बातें इतनी तो बनती है कि थोड़ी बहुत तो बताए दी जाए। तो देखो कोई भी आकृति हो, समरूप आकृतियों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, समरूप आकृतियों की बात करते हैं। समरूप आकृतियों के एंगल होंगे वो समान होंगे। जैसे सभी समबाहु त्रिभुज है वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे, क्योंकि भुजा अलग अलग हो सकती है लेकिन उनका कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और भी वर्ग है, वृत्त है, ये सारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब बेटा हम एक यहाँ पर थ्योरम प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे और उस प्रमेय का नाम है आधारभूत समानुपाती प्रमेय। अब नाम से स्पष्ट है कि इसका नाम क्या लिया है, आधारभूत समानुपाती प्रमेय। मतलब आधार होगा, इस पे किस पे काम किया जाएगा, आधार पे, और वो आधार किस में हो, समान अनुपात में हो। आधार किस में हो, समान अनुपात में हो। नाम से स्पष्ट है कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय, जिसके आधार और आधार किस में आ जाए, समानुपाती में आ जाए। तो हम एक त्रिभुज लेते हैं बेटा जिसका नाम क्या रखते हैं, JKS रखते हैं। क्या रखते हैं, एक त्रिभुज लिया जिसका नाम क्या है, JKS, मेरे नाम पर ही रख देते हैं। ठीक है। और दिया है गिवन दैट एक ट्राइंगल दिया है जिसका नाम क्या है, JKS। ठीक है। और हमें एक यहां से लाइन गुजर रही है जिसका
ए बी नाम दिया है। क्या नाम दिया है कि ए बी पैरेलल है किसके, के एस के। ये बात भी हमें दे रखी है, ए बी पैरेलल है किसके, के एस के। हमें इस आधार पे काम करना है और वो आधार किस में आना चाहिए, समानुपाती में आना चाहिए। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, प्रूव दैट। सिद्ध क्या करना है बेटा, जे ए अपॉन ए के इजिकल टू जे बी अपॉन बी एस, ये हमें सिद्ध करना है। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम बेटा इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए हम इस आधार पे काम करेंगे। तो हमें क्या चाहिएगी, ऊंचाई चाहिएगी। क्या चाहिएगी, ऊंचाई चाहिएगी। और हमें ये भी बोला गया है बेटा कि जे ए और ए के को आधार लेना है। जे ए और ए के को क्या लेना है, आधार लेना है। जे बी और बी एस को भी क्या लेना है, आधार लेना है। इस आधार लेते हुए इस पर काम करेंगे, क्योंकि इसके नाम पर ही इस प्रमेय का नाम पड़ा है, क्योंकि आधार को समानुपाती में सिद्ध करना है। आधार को समानुपाती में, समानुपाती का आपको अर्थ बताया जिसका अनुपात क्या हो, समान हो। अब देखिए हम इसको हल कर रहे हैं। हल करने के लिए इसको आधार बनाएंगे के को। तो आधार बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए, यहां से त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये लो त्रिभुज बना दिया। अब जे के बी एक त्रिभुज बन रहा है, जे के बी एक त्रिभुज बन रहा है। अब ये लाइन एक बार के लिए हटा देता हूं, ये एक त्रिभुज बन रहा है। अगर इस त्रिभुज की ऊंचाई चाहिए तो मान लो ये यहां से है, तो हमने इसकी ऊंचाई यहां से लेंगे या यहां से। एक ऊंचाई आएगी या नहीं आएगी। अगर मानो इसकी ऊंचाई हमने यहां से ली, अगर इसकी ऊंचाई हमने यहां से ली है तो इसका नाम रख दिया ए एम। क्या रखा है, ए एम। हमने ये रचना की बेटा, क्या की है, रचना की है कि ए एम है वो लंब है किस पे, जे एस पे है। किस पे है, जे एस पे। और फिर यहां से देखिए इस साइड वाला बाद में बनाते हैं, हल करेंगे। आधार किसको लेना है, एक बार जे ए और एक बार ए के को आधार लेके काम करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा त्रिभुज जे ए बी का क्षेत्रफल, जे ए बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज यहां से आता है के ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज के ए बी का क्षेत्रफल इजिकल टू, यहां से देखिए बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो 1/2 की जगह 1/2 आ जाएगा बेटा। यहाँ बेस आधार क्या लेना है, जे ए को। ये लो जे ए, ऊंचाई क्या है यहाँ पर ए एम, 1/2 की जगह 1/2 आ गया। या आधार क्या है, ए के इंटू। अब इसकी ऊंचाई के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कि अगर इसकी ऊंचाई ए एम क्यों ले, आपको लग नहीं रहा होगा कि ये त्रिभुज के ए बी में आ नहीं रही है तो इसकी ऊंचाई ए एम क्यों लेते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर हमने माना कोई कमरे की 2 भाग कर दिए, एक बीच में दीवार और खींच दी, तो एक कमरे के कितने कमरे बन गए, 2 कमरे बन गए। अब ये बताओ कि उस कमरे की ऊंचाई अलग अलग होगी या एक ही होगी, आपका जवाब आएगा एक ही होगी। तो एक कमरे के 2 पार्ट बना दिए, लेकिन उसकी ऊंचाई तो पहले वाली वो की वो है। यहां भी त्रिभुज एक था बेटा, ये बीच में लाइनें हटाए तो एक ही त्रिभुज है ना, तो हमें ऊंचाई तो वही मिलेगी ना। तो इसीलिए इसकी भी ऊंचाई क्या है, ए एम है। यहां ये का ये सेम चलता रहेगा बेटा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ए एम से ए एम कैंसिल हो जाएगा। यह क्या प्राप्त हो जाएगा, जे ए अपॉन क्या आ जाएगा, ए के। इक्वेशन क्या आ गई बेटा, फर्स्ट आ गई। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इसके बाद देखिए बेटा हम जे बी और बी एस पे काम करेंगे। इस पे काम करेंगे तो हमें एक यहां से त्रिभुज मिलेगा, क्योंकि त्रिभुज लेना पड़ेगा ना। ये त्रिभुज ले लिया तो जे बी ए यहां लिख रहा हूं, त्रिभुज जे बी ए का जे बी ए का क्षेत्रफल यहां लिख देता हूं,
त्रिभुज जे बी ए का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज बी एस बी ए का क्षेत्रफल, त्रिभुज एस बी ए का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमें पता है क्या होता है बेटा, 1/2 आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। 1/2 आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे आधार क्या लेंगे, जेबी लेंगे। 1/2 की जगह क्या जाएगा, 1/2 आधार क्या आ गया, जेबी आ गया, इंटू यहां जेबी आ गया तो ऊंचाई तो ये यहां से लेनी पड़ेगी। तो यहां इसका नाम रख दिया बेटा एन। तो बी एन लंब है किस पे, जे के पर। लंब किस पे है, लंब परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ऊंचाई है वो हमेशा ही कितने डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे होती है। इसके बाद इसकी ऊंचाई क्या ली है, बी एन ली है। ये लो बी एन अपॉन इसका भी 1/2, इसका बेस आधार क्या लेंगे, बी एस, ये लिया आधार बी एस, इंटू ऊंचाई इसकी भी क्या होगी, बी एन। जैसे पहले इसके लिए है तो इसकी भी क्या लेंगे, बी एन लेंगे। अभी आपको उदाहरण देके बताया था कि एक कमरे का, अगर एक कमरे का 2 पार्ट कर लेते हैं तो उसकी ऊंचाई क्या नहीं होती है, अलग अलग नहीं होती है। तो ये भी एक ही त्रिभुज है, ये यहां से जे एस ए एक ही त्रिभुज है। इसके पार्टीशन कितने हो गए, 2, तो इसकी ऊंचाई क्या नहीं होगी, अलग अलग नहीं होगी। यहां से 1/2 से 1/2 कैंसल, जे बी अपॉन क्या आ गया, बी एस आ गया। यह आ गया त्रिभुज जे बी ए का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज एस बी ए का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है। अब देखिए कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, अगर वो एक के आधार तथा 2 समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, बराबर होता है। देखिए आपको मैं उदाहरण देके बताता हूं। यहाँ पे 2 त्रिभुज है और एक के आधार, इसका आधार का नाम ले लेता हूं ए बी, ये इसका नाम दिया सी डी, यानी ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के है। इसकी बीच की दूरी है वो माना हमने 8 है, इसका आधार है वो कितना सेंटीमीटर है, 10 है। यहां से एक त्रिभुज बनाया वो इस प्रकार है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो 1/2 आधार कितना है 10, ऊंचाई कितनी है 8, तो यहां से 5 8 5 40 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गया। अगर यहां से एक त्रिभुज इधर से बनाएंगे तो इधर से त्रिभुज बनाएंगे तो आधार तो वो कि वो आ गया 10 का 10, और ऊंचाई इनकी हमेशा ही क्या रहेगी, बराबर 8 ही रहेगी। तो 8 ही रहेगी, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 आधार, आधार कितना है 10, ऊंचाई कितनी है 8, तो ये करके कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां देखिए एक ही आधार है ए बी, यानी एस बी ए और के ए बी है, वो एक ही आधार पर बने हुए हैं। एक ही आधार ए बी तथा 2 समांतर रेखाएं रेखाओं के मध्य। 2 समांतर रेखाएं कौन सी है, ये दी हुई है देखो, ए बी पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल है किसके, के एस के, ए बी पैरेलल है किसके, के एस के, कि 2 समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है। क्या होता है बेटा, बराबर होता है। क्या होता है बेटा, बराबर होता है। क्या होता है बेटा, बराबर होता है। ये बराबर है तो अपने पास एस बी ए और के ए बी क्षेत्रफल है वो एक के आधार है, 2 समांतर रेखाएं ए बी और के एस के मध्य स्थित है। तो त्रिभुज एस बी ए का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, त्रिभुज के ए बी के क्षेत्रफल के बराबर है, के ए बी का क्षेत्रफल। यहां तक बात कंप्लीट होगी। अब देखिए यहां से एस बी ए की जगह क्या रख सकते हैं, के बी ए रख सकते हैं। तो त्रिभुज जे बी ए का क्षेत्रफल, यहां से यहां वैल्यू रख रहा हूं बेटा, ये सर्कल कर रहा हूं ना, यहां वैल्यू रख रहा हूं जे बी ए का क्षेत्रफल। अब एस बी ए की जगह इसके अकॉर्डिंग क्या रख सकता हूं, त्रिभुज
के ए बी का क्षेत्रफल बराबर जे बी अपॉन क्या आ गया, बी है। समीकरण क्या आ गई, सेकंड आ गई। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखिए, यहां क्या है, जे ए बी और जे बी एक ही त्रिभुज है या नहीं। देखिए जे ए बी और जे बी ए, ये ऊपर वाले आंसू वाले दोनों एक ही त्रिभुज है, और हर वाले भी क्या है, एक ही त्रिभुज है। अब यहां लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकंड से, यहां जे बी ए का क्षेत्रफल और के ए बी का क्षेत्रफल ये है या नहीं है, तो यहां लिख देता हूं जे ए अपॉन ए के इज इक्वल टू जे बी अपॉन बी एस। बोलो, यही बात अपने को सिद्ध करनी थी। वैसे भी ये बात यूक्लिड ने भी अपने अभिगणित में बोली थी कि अगर दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तुएं के बराबर है, अगर कोई दो वस्तुएं तीसरी वस्तुओं के बराबर है तो वो तीनों वस्तुएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो ये और ये और ये और ये इसके बराबर है, तो तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें क्या चाहिए बेटा, ये चाहिए। यही हमने किया है। क्या परिमिति अपनी, आधारभूत समानुपाती परमेय, यानी आधार है ना, आधार उनको समान अनुपात में विभाजित करना है। आधारभूत समानुपाती परमेय, जिसके आधार है उसका अनुपात है वो क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। ये अपनी थ्योरम है बेटा 6.1 थ्योरम है। ये चैप्टर आपको कैसे लगा और ये आज का वीडियो कैसा लगा बेटा, मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इतने के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।